हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बजट 2022-23 की मुख्य बातों को देखेंगे। बजट 2022-23 संसद में 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया। 1 फरवरी 2022 को बजट प्रस्तुत किया गया और बजट प्रस्तुत किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसमें जो आर्थिक समृद्धि दर का अनुमान लगाया गया कि आर्थिक समृद्धि दर 2022-23 में क्या रहेगी, तो वह 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। कितना? 9.2। और जो उत्पादन से जुड़े 14 क्षेत्रों को प्रोत्साहन किया जाएगा, जिससे 60 लाख नए रोजगारों का सृजन किया जा सके। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना, हो सकता है पूछा जाए कितने रोजगार के सृजन करने का लक्ष्य है। और पीएलआई स्कीम, पीएलआई होता है प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम। प्रोडक्ट लिंक स्कीम जो है, योजना के तहत 30 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अगले 25 साल तक भारत एट द रेट अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास किया गया। इसका मतलब समझते हैं कि अभी जो भारत की है वो 75 आज़ादी वर्ष चल रहा है। हम जानते हैं अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। 25 साल बाद क्या होगा? भारत अपनी आज़ादी का 100वीं वर्षगांठ बनाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साल जो है वह हमारा भारत एट द रेट 75 जो है वो भारत एट द रेट 100 की ओर जा रहा है। और उसी को देखते हुए और जो हमारी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी वो 19 वह हमारा 2047 में हमारा 100 वर्ष आज़ादी के पूरा होगा। और उसी आज़ादी के समय हम अमृत काल को मना सके, इसके लिए सरकार ने 4 प्राथमिक क्षेत्रों को की पहचान की है। वह क्या है? वह पीएम गति शक्ति योजना है। गति शक्ति, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। समेकित विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश यानी उत्पादन को बढ़ावा, निवेश, और सनराइज अवसर और ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। और निवेश को वित्तीय मदद, निवेश करने वाले को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये 4 सेक्टर हमें जरूर याद रखने। कौन? पीएम शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन, निवेश, सनराइजिंग अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु परिवर्तन और निवेश की वित्तीय मदद। हो सकता है इनमें से कुछ देकर हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। अगर बजट पे एक नज़र डाली जाए तो बजट में सदैव 4 वर्षों के डाटा प्रस्तुत किए जाते हैं। 4 वर्षों के कौन कौन से? एक वास्तविक बजट होता है 20-21 का। मतलब अगर हम 22-23 का बजट दे रहे हैं तो 20-21 का वास्तविक होगा, क्योंकि 20-21 में जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो फरवरी में किया गया था और अप्रैल में हमारा बजट वर्ष पूरा हो जाता है। और 21-22 का अनुमानित होता है। अनुमानित क्यों होता है? क्योंकि अभी तक अप्रैल नहीं आया और बजट जो है 75 में, वो बजट जो है फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। संशोधित अनुमान, अब चूंकि बहुत नियर हम लोग पहुंच चुके होते हैं और एक ही 1.5 महीने का अंतर होता है, इसलिए संशोधित अनुमान भी प्रस्तुत किया जाता है। और जो अनुमान होता है वह आने वाले वर्षों के लिए होता है, इसलिए 4 वर्ष का आंकड़ा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। आइए देखते हैं। और अच्छा, बजट के जो संगठक है 2022-23 में अगर हम व्यय और आय के स्रोत देखें तो आय के उस स्रोतों में देखें तो सबसे बड़ा जो हमारा मद होता है वो उधार और अन्य देयता है। उसके बाद हमारा जीएसटी हो जाता है, जिसका 16% योगदान है। निगम कर 15%, आय कर 15%, केंद्रीय उत्पाद कर 7%, सीमा शुल्क 50%, कर भिन्न जो राजस्व होता है वो भी 5%, और ऋण भिन्न जो पूंजी प्राप्तियां हैं वो 2%। इस प्रकार हम देखते हैं कि उधार और अन्यताएं सबसे बड़ी मद हो जाती है सरकार के आय की, और जो ऋण भिन्न पूंजी होती है वो सबसे कम 2% होती है। कभी कभी इसका क्रम लगाने को भी आ जाता है। और अगर व्यय के घटकों को देखा जाए तो ब्याज की अदायगी में सरकार के द्वारा सबसे बड़ी मद व्यय की जाती है, 20% होता है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा होता है उसके बाद उसकी स्थान होता है जो 17% है।
केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो 15% है। वित्त आयोग द्वारा और अन्य अंतरण जो दिया जाता है वो 10% है। अन्य व्यय 9% है। केंद्रीय योजनाएं जो हैं वो 9% है। रक्षा में बजट का 8% व्यय होगा। आर्थिक सहायता 8% दी जाएगी और जो पेंशन होता है उसमें 4% का व्यय किया जाता है। अब अगर सब्सिडी में एक नजर डालते हैं तो सब्सिडी को अगर हम देखते हैं तो 21-22 में जो अनुमानित हमारी सब्सिडी थी वह 4,87,871 थी। लेकिन 2022-23 का जो बजट अनुमान है वो 3,55,638 करोड़ रुपए है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सब्सिडी में कितने परसेंट की कमी की गई है, तो 27.10% की कमी की गई है। कितने परसेंट की, तो 27.10% की जो है कमी इस बार के उसमें सब्सिडी में किया गया है। अच्छा, सब्सिडी का सबसे बड़ा मद अगर देख लिया जाए तो खाद्य उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज भुगतान पर किया गया है कितना, सारी सब्सिडी का 96.33%। यूरिया है, यूरिया उसके बाद की मद है जिसमें 17.78% है। एलपीजी की बात की जाए तो 1.63% है। पोषण आधारित जो सब्सिडी है वो 11.81% है और खाद्य मद्य पे जो सब्सिडी दी गई है वह 58.16% है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारी सब्सिडी की सबसे बड़ी मद होती है वह हमारी खाद्य उर्वरक, पेट्रोल और ब्याज भुगतान है और उसके बाद खाद्य सब्सिडी में 58% कुल सब्सिडी का व्यय किया जाता है। पीएम गति शक्ति योजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसमें 7 कारकों की पहचान की है। किसका, सड़क का, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, मालवाहक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना जिसमें सामान को ले जाया जाता है। इन 7 सेक्टरों में पीएम गति शक्ति योजना पर सरकार ने बल दिया है और इसका जो उद्देश्य है विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय प्लान बनाना है। कैसा कि विश्व स्तर का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके लिए सरकार ने क्या क्या उद्देश्य रखे हैं कुछ देख लेते हैं हम। क्योंकि 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा करना है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा, एकीकृत डाक एवं रेल नेटवर्क का भी एकीकरण होगा, एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना होगी, राष्ट्रीय रोपवे योजना भी चलाई जाएगी, शहरी परिवहन रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी बनाई जाएगी। अगर ओपन और 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाएंगे। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता का निर्माण होगा। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक का भी प्रबंध किया जाएगा। तो पीएम गति शक्ति जो हमारी राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसके लिए ये सभी उद्देश्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब किस प्रकार का कितने जो है आवंटन किए गए हैं हम देख सकते हैं कि सड़क परिवहन का 7 कारक होंगे जिस पर सरकार का फोकस होगा। हमने पहले भी देखा, उसमें हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और इसमें जो है 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है पीपीपी मॉडल पर होगी। रेल मार्ग के लिए अगर देखा जाए तो जो रेल मार्ग में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी और इसमें जो है विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता की वृद्धि के लिए कवच योजना के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2,000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अगले 3 वर्ष में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। अच्छा, पर्वतमाला देख लिया जाए तो कुछ नया लग रहा है। पर्वतमाला क्या है, पीपीपी मॉडल पे रोपवे बनवाए जाएंगे। रोपवे जैसे उत्तराखंड में मंदिरों में देखे जाते हैं जो हवाओं में चलते हैं, रस्सी में, वो रोपवे होते हैं। तो रोपवे बनाए जाएंगे। पूछा जा सकता है कि पर्वतमाला किससे संबंधित है, रोपवे स्कीम से। जो इस बार का बजट है 22-23 का, उसमें 60 किलोमीटर लंबी और 8 रोपवे परियोजना के लिए संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड जो विकास की बात है, अच्छा, जो हमारा सेकंड सेक्टर है
वो है समेकित विकास। जैसा कि हमने देखा कि आज़ादी के 100 वर्षों में 4 सेक्टर होंगे, तो हमने पीएम गति शक्ति देखी, अवसंरचना विकास। अब हम देखेंगे समेकित विकास। तो समेकित विकास में जो सबसे बड़ा है वह कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में सरकार ने विकास के लिए कुछ योजनाएं बताई हैं, और इसमें देखा गया है कि 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया गया, ताकि इससे किसानों को लाभ हो और कृषि सेक्टर आगे बढ़ चढ़े। अच्छा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण वैश्विक महामारी के बाद भी उल्लेखनीय विकास की ओर, समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, इसलिए सरकार का ध्यान इसमें और भी है। इसमें क्या है, रसायन मुक्त खेती का मतलब समेकित विकास में कृषि पर क्या किया जाता है, तो रसायन मुक्त आखिरी प्राकृतिक खेती की जाएगी। और जो फसलों की कटाई है उसमें मोटे अनाज से बने उत्पादकों के मूल्यवर्धक उपभोग और ब्रांडिंग की व्यवस्था की जाएगी। पीपीपी मॉडल में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की डिलीवरी की जाएगी। इसे हमें इसलिए भी ध्यान देखना है कि अगर मेंस में भी आ जाए तो कृषि में विकास कैसे किया जा सकता है, किसानों की आय दुगनी कैसे, तो भी ये सारे पॉइंट हमारे लिए उतने ही कारगर साबित होंगे। किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग होगा, और कृषि स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए विशेष पूंजी के साथ फंड की स्थापना होगी। और 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई जाएगी, जिससे आसानी से क्या हो, सिंचाई की व्यवस्था की जाए। अच्छा, देश भर में क्या है, जो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिए जाएंगे, और इसमें गंगा नदी के तट से सटे 5 किलोमीटर चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि गंगा नदी से संबंधित है और गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है, इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि कितने किलोमीटर तक के किसानों पर ध्यान दिया जाएगा। तो 5 किलोमीटर की चौड़ाई पर जो रहने वाले गंगा नदी से सटे हुए किसान हैं, उन पर प्राकृतिक खेती के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को अगर हम देखते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए इसमें उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। एमएसएमई का ध्यान सरकार का कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा रहा है, और इसीलिए क्योंकि यह रोजगार का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है। अच्छा, इसमें इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना, यह क्या था, 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक योजना शुरू की गई थी, और इस योजना के द्वारा जो एमएसएमई में वृद्धि नहीं हो रही है, जो पिछड़े थे उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन प्रदान कर रही थी। इस योजना को क्योंकि 1 वर्ष के लिए प्रारंभ में शुरू किया गया था, इसलिए इसे 2023 तक बढ़ाया गया है। और जो हमारा इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर उसे 5 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। एमएसएमई का जो सेक्टर है उसमें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत भी 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। अच्छा, रेंजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस के लिए प्रोग्राम के लिए भी 600 करोड़ रुपए दिए गए। कुल मिला के सरकार ने एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट लिंक, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक है, उसे 2023 तक बढ़ाया है। यह फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौशल विकास पर भी सरकार का ध्यान है। इसके लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कौशल विकास हो सके, और ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स भी बढ़ सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया, और पीएम ई विद्या के एक कक्षा में एक टीवी चैनल कार्यक्रम में 200 टीवी चैनलों को दिखाया जाएगा। मतलब पीएम ई विद्या जो होगा उसमें क्लास में टीवी चैनल 200 टीवी चैनलों पर एजुकेशन दिखाए जाएंगे, जिसमें क्या उद्देश्य दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता और ई कंटेंट विकसित किया जाए, और व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालयों की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण कौशल के साथ स्मार्ट इंडिया का निर्माण हो चाहिए, मतलब स्किल इंडिया का हो, और स्मार्ट इंडिया के लिए इसमें क्या किया गया कि सार्वभौमिक शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय हों, और डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता और ई कंटेंट की व्यवस्था की जाए। ड्रोन एज ए सर्विस के जरिए ड्रोन शक्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
ताकि स्टार्टअप्स तक भी पहुंच हो। देश स्ट्रैक ई पोर्टल की शुरुआत कौशल एवं आजीविका के डिजिटल परिवेश के लिए किया जाएगा। तो देश स्ट्रैक ई पोर्टल का भी नाम याद रखना है। वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम 12 से 200 टीवी चैनलों तक के लिए विस्तार की। गणित और विज्ञान के लिए 750 वर्चुअल लैब होंगे। उपरोक्त शैक्षिक माहौल के लिए 75 कौशल ई प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने इसको खुला मंच, मतलब राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू करेगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब टेली के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पहुंचाया जाएगा। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार किया जाएगा। क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टीवी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। एकीकृत ढांचे के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा, मतलब उन्हें स्किलफुल किया जाएगा। अच्छा, सरकार ने इसके साथ ही 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना की भी घोषणा की है। अब सक्षम आंगनवाड़ी क्या है, और इसमें क्या है कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ दिया जाएगा। और 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी, तो कितने 2 लाख को प्रशिक्षण देके उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी के तहत तैयार किया। हर घर जल योजना जो है उसके तहत 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया करने के लिए सरकार ने आवंटन किया है। सभी के लिए आवास जो है उसमें 80 लाख घरों को पूरा करके उसमें 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे कहा जाता है पीएम डिवाइन योजना। पूर्वोत्तर के लिए क्षेत्र के लिए जो योजना शुरू की गई है उसे पीएम डिवाइन योजना कहते हैं। इसमें क्या करना है, पूर्वोत्तर के लिए बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजना को वित्त दिया जाएगा। आरंभिक जो आवंटन, चूंकि इसी बार पीएम डिवाइन शुरू किया गया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसका उद्देश्य है युवा और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियां विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को पाटना, मतलब आजीविका के जो साधन हैं वो युवाओं और महिलाओं के लिए जो साधन हैं उनके बीच जो अंतर आ रहा उसको भरना, मतलब उन्हें रोजगार प्रदान करना। और इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। 75 जिलों के 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। ई पासपोर्ट, इस पासपोर्ट वाले ई पासपोर्ट भी शुरू किए जाएंगे जिससे उत्पादकता में सुधार एवं निवेश हो सके। उत्पादकता में सुधार के लिए सरकार ने विश्वास आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना करने का लक्ष्य रखा। इसमें क्या होंगे, मतलब ऐसी व्यवस्था शासन की होगी जिसमें विश्वास होगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, चिप लगे पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। जो भवन है उनके नियमों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। शहरी नियोजन योजनाओं के कार्यान्वयन और ट्रांजिट केंद्रित विकास किए जाएंगे। शहरी योजनाओं में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना होगी जिससे विश्वास आधारित शासन की स्थापना की जाए। और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की भी स्थापना के विकल्प होंगे और बैटरी अदला बदली की भी नीति शुरू की जाएगी जिससे विश्वास आधारित हमारा शासन की स्थापना किया जा सके। भूमि रिकॉर्ड के लिए सरकार ने भूमि रिकॉर्ड की भी व्यवस्था की है। साथ ही उत्पादन में सुधार एवं निवेश के लिए कारोबार सुगमता 2.0 को भी ले आया है जिससे कारोबार में जितने सुधार होंगे उसमें से भी विश्वास आधारित जो शासन होगा वो बढ़ेगा। तो उत्पादन में निवेश के लिए सरकार ने आईटी ब्रिज के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर प्रणालियों को एकीकृत किया है। भू अभिलेखों के आईआईटी आधारित प्रबंधन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी इस नंबर के माध्यम से सरकार ने भूमि के रिकॉर्ड को रखना सहज कर दिया है जिससे हमारी जो है कारोबार की सुगमता हो सके और जल्द ही कारोबार शुरू किया जा सके, किसी प्रकार से उसमें कोई बाधा ना हो।
और एक और भी सरकार ने एक नई योजना शुरू की, एनिमेशन एनिमेशन विजुअल प्रभाव गेमिंग एंड कॉमिक्स संवर्धन कार्य। इसका मतलब है कि एनिमेशन जो हम करते हैं उसमें, विजुअल के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में, और जो कॉमिक्स होता है इसके लिए कार्यबल बनाया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि इस सेक्टर में किस प्रकार की संभावनाएं व्याप्त हैं, किसमें, एबीसीजी में किस प्रकार की संभावना, इसके लिए टास्क फोर्स भी मजबूत किया गया है, मजबूत टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। निर्वात संवर्धन के लिए भी सरकार ने निर्वात उद्यम सेवा केंद्रों की स्थापना की है। और सनराइजिंग अवसर बढ़ाने के लिए, सनराइजिंग जो अवसर बढ़ाएंगे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रणाली, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इकोसिस्टम, अंतरिक्ष व्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा, स्वच्छ गतिक प्रणाली जैसे अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए योगदान देगी। मतलब ये जो सेक्टर है वो सनराइजिंग है, यानी कि इनमें संभावनाओं को देखते हुए सरकार इसमें अनुसंधान और विकास के अवसर बढ़ाएगी। ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमें पता है कि सरकार ने 2030 तक सौर ऊर्जा को 230 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। कितना? तो 230 नहीं, 280 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। कब? 2030 तक, 2030 तक रखा। इसके लिए सरकार ने सोलर जो है मॉड्यूल्स के निर्माण की स्थापना का भी प्रबंध किया है। अब कार्बन तटस्थ यानी कार्बन जीरो के बारे में बात करें तो कार्बन जीरो से संबंधित प्रश्न इस बार भी यूपीपीएससी 2021 में पूछे गए थे, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले जान लें कि कार्बन तटस्थता या कार्बन जीरो क्या होता है। तो जितना कार्बन का उत्सर्जन हो उसके अवशोषण के लिए जो हम पौधे या अन्य टेक्नोलॉजी ले आते हैं तो उनका बैलेंस जीरो हो जाता है। जितना निकला है उतना अवशोषित हो जाता है, तो उसे कार्बन तटस्थ कहते हैं। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है, इसके लिए ऐसे मॉड्यूल्स बनाए हैं जिसमें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु आवंटन किए गए, ताकि उच्च मॉड्यूलों का निर्माण हो सके। नए व्यवसायों और रोजगारों के उत्पादन अवसर के लिए वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का संक्रमण भी किया। थर्मल पावर के लिए सरकार ने 5 से 7% बायोमास पैलेट को जलाने का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, उसे जीरो स्तर पर लाने के लिए कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया है। जैसे वार्षिक रूप से सरकार ने 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत करने का भी लक्ष्य रखा है। कोयला और गैसीकरण करने तथा उद्योगों के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए 4 पायलट परियोजनाओं की भी स्थापना की है। उसके बाद सार्वजनिक और पूंजीगत निवेश में सरकार ने बढ़ावा देने के लिए 35.4% से तेजी से बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है। उसके साथ ही सरकार ने GIFT यानी हम इसको गिफ्ट भी कह सकते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है GIFT क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या फिर IFSC, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर या फिर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की बात की जाए तो इसमें विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। अर्थात विश्व स्तर पर जो लेन देन है उसे बैलेंस करने के लिए, सुधार करने के लिए सरकार इन संस्थानों के साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करेगी। और अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्रों में विवाद के समय को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जिससे व्यापार की सुगमता स्थापित की जाए।
अच्छा, हरे कार्बन को शून्य करने के लिए सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको सरकार जारी करके उनके द्वारा ऐसे क्षेत्रों में विकास करती है जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं। तो हरित बुनियादी ढांचे के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की दिया गया। अच्छा, डिजिटल करेंसी की ओर सरकार डिजिटल व्यवस्था को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिजिटल रूपी लाएगा। इसका मतलब है कि कैसी व्यवस्था, ब्लॉकचेन ये होता है कि जिसमें सुरक्षा के साथ सिस्टम में पैसे का ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगी जो सुगमता से हो सके। इसको अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली बनेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार ने कुल मिलाकर डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी अपने प्रयासों को तेज किया है और ब्लॉकचेन तकनीकी को लाया है। निवेश के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए और राज्यों की बृहद राजकोषीय दायरा लाने के लिए सरकार ने सकल राजकोषीय घाटे में कमी करने का भी प्रस्ताव रखा है। जैसा कि 2020-21 में जो राजस्व घाटा था वह 4.6%, 2021-22 में से बढ़ाया गया 3.7% कर दिया गया। और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए या अब जो परियोजनाएं हैं उसका भी विस्तार किया गया। और राज्यों को जो स्टेट जीडीपी है 4% तक राजकोषीय घाटों की अनुमति, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। यानी राज्य सरकारों को जो राज्य में राजकोषीय घाटा उन्हें 4% तक राजकोषीय घाटे पर लाने के लिए अनुमानित किया गया है, जिसमें 0.5% क्या है, विद्युत क्षेत्र में सुधार करके प्राप्त किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश को, राज्यों की अर्थव्यवस्था के निवेश में सहायता पहुंचाई जा सके। इस प्रकार सरकार ने राजकोषीय घाटे को भी सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। जैसा कि हम इसमें मैप में भी देख सकते हैं कि 22-23 का जो हमारा राजस्व घाटा दिखाया गया है, राजकोषीय घाटा वह 6.4 होगा और जो हमारा राजस्व घाटा होगा वह 3.8 होगा। और उसके बाद जो राजस्व घाटा और इसके बाद जो है हमारे प्राथमिक घाटा होगा वह 2.6% तक रहेगा। ऐसा अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया है। प्रत्यक्ष कर के बारे में देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर, जो कर व्यवस्था है उसमें सरकार ने बहुत सुधार किए हैं, जिससे कर भरना थोड़ा सहज हो जाए। और इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, कहा है कि कर संबंधी जो गलतियां हैं करदाताओं को रिटर्न और वर्ष के अंतों तक 2 वर्षों तक के भीतर दाखिल किया जा सकेगा, यानी कि उनके समय का विस्तार कर दिया गया है। एनपीए मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के खाते में योगदान के लिए कर में कटौती की गई है और दिव्यांगों को भी कर में राहत दी गई है। सहकारिताओं के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को भी कम किया गया है, जिससे सरकार के कर राजस्व को बढ़ाया जा सके। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि जो कर देता है उनको सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके लिए क्या किया गया है, स्टार्टअप को कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए उनको निगमन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष कर दिया गया है। बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए अच्छा मैनेजमेंट व्यवस्था की जाएगी। वर्चुअल रूप से जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण नहीं हो रहे हैं वर्चुअल, उसमें जो आय पर केवल 30% कराधान की व्यवस्था सरकार ने की है। और कारोबारी खर्च के तौर पर बिना अनुमित आय और मुनाफे पर अधिकार के लिए सेस कर, खर्च के बिना अनुमानित आय के सेस कर की व्यवस्था को भी कम किया गया है। और इसमें हम देखते हैं कि नई प्रणालियों को अपनाया गया। कहा गया कि जो टैक्स पेयर है अद्यतन विवरण संबंधित आकलन, मतलब नया जो विवरण होगा उसके आकलन के लिए 2 वर्षों के भीतर दाखिल कर सकेंगे क्या, टैक्स रिटर्न। सहकारी समितियों के लिए भी क्या किया गया, न्यूनतम कर भुगतान को 18% से घटाकर 15%। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी सहकारी समितियां यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो हैं उनमें कर के परसेंट को 18% से घटाकर कितने परसेंट कर दिए गए हैं। और उसके साथ ही उन सहकारी समितियों का जो सेस है
12% से घटाकर सेस कर जो लगता है उपभार उसे 7% कर दिया गया है। तो सेस कितना कर दिया गया है 2% से, और 12% से घटाकर उसे 7% कर दिया गया है। ये भी व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के लिए कर राहत की गई है। और जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है वो उसमें न्यू नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके अंतर्गत जो नियोक्ता के योगदान पर, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को रखते हैं उनके लिए कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर उसे 31/3/2023 तक के लिए कर दिया है। मतलब 2023 तक उनकी व्यवस्था की गई कि वो अपने कर को जमा कर सकते हैं। अब रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने जो रियायती कर में इसमें 1 साल यानी 31 मार्च 23 से बढ़ाकर उसे 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। और वर्चुअल डिजिटल पर संपत्ति में कराधान में हमने पहले भी बात की कि इसे 30% कम कर दिया गया। और मुकदमे के प्रबंधन के लिए सरकार ने कहा है कि अगर उसी प्रकार का मुकदमा पहले भी चल रहा है, तो जिस प्रकार का मुकदमा नए रूप में आ रहा है, तो नए मुकदमे के लिए पुराने का फैसला आने तक उसे टाल दिया जाएगा। मतलब जो नियम एक करदाता पर आएगा वही दूसरे पर आएगा, जिससे कम किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने अधिभारों मतलब सेस जो है उसको भी, अधिभारों की जो उच्चतम यानी सेस की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित की है। किसके लिए? तो AOP के लिए 15% उच्चतम सीमा को निर्धारित किया गया है सेस की। स्वास्थ्य शिक्षा कर में क्या है? आय और मुनाफे पर किसी भी सेस या उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं दी गई है। कर वंचना की रोकथाम का भी प्रबंध इस बजट में सरकार के द्वारा किया गया है। और इसमें अप्रत्यक्ष करों में जो इनडायरेक्ट कर है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी गई है वैश्विक महामारी के बावजूद भी। तो सरकार ने इसमें और सुधार और इसमें किस कारण से हुए हैं इन सेक्टरों को भी गिनाया है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में IIT संचालन के सीमा शुल्क प्रशासन से चरणबद्ध तरीके से पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनाओं में रियायती दरों पर खत्म किया जाएगा और उन पर 7.5% शुल्क दर लागू होगा, जिससे अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाया जा सके। मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त विभेदन उत्पादन शुल्क लगाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। ऐसा करके अप्रत्यक्ष क्षेत्रों में जो कर है उसे सुधार किया जाएगा। और अप्रत्यक्ष जो कर है उसमें कृषि क्षेत्र के औजारों और उपकरणों के निर्माण में छूट को युक्ति संगत बताया गया। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क की छूट दी जाएगी। तो स्टील स्क्रैप क्या होता है? दोबारा जिन स्टूलों को यूज किया जा सकता है, ये द्वितीयक क्या होते हैं, यानी कि सेकेंडरी कच्चा माल होते हैं स्टील के कंपनियों के लिए। तो इसमें भी कर की छूट दी जाएगी। झींगा पालन के लिए आवश्यक इनपुट के लिए शुल्क में कटौती की जाएगी। इस प्रकार जो कटौती की जा रही है उससे अप्रत्यक्ष करों में क्या किया जा सके, उसमें बढ़ोतरी की जा सके। इसके लिए सरकार ने विविध उपायों के द्वारा उसमें सहायता प्रदान करने और सुधार करने की ओर कदम बढ़ाया है। MSME सेक्टर में की बात की जाए तो इसमें सरकार ने सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। और छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। और छतरी के कल पुर्जों पर दी जा रही शुल्क की छूट को वापस लिया जा रहा है, जो छूट MSME को दिया गया था। उसके द्वारा ही विविध क्षेत्रों में, जैसे निर्यात क्षेत्र में सरकार ने बढ़ाने के लिए झींगा जलीय कृषि के लिए कच्चे माल पर शुल्क को घटाया है ताकि निर्यात को बढ़ाया दिया सके। इस तरह हम देखें तो सरकार ने निर्यात बढ़ावा और संरचना विकास के विविध क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। साथ ही ईंधन में मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुल्क संबंधित उपाय भी किए हैं। सरकार ने कहा है कि मिश्रण जो है ईंधन में किया जाएगा। इसके लिए क्या कहा कि गैर मिश्रित ईंधन पर, मतलब जिसमें मिश्रण नहीं किया जाएगा पेट्रोल डीजल या और भी, उसमें 1 अक्टूबर 22 से
अगर आप गैर मिश्रण वाले ईंधन यूज करते हैं तो प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। मतलब 2% का अतिरिक्त टैक्स आपको देना पड़ेगा। कब? जब आप 1 अक्टूबर 2022 के बाद बिना मिश्रण वाले ईंधन का उपयोग करेंगे, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार हमने देखा कि सरकार ने किस प्रकार से 4 क्षेत्रों में अपना ध्यान आकर्षित किया और उसको पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उपायों को लगाया। इससे इस प्रकार से जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, हमने उनसे संबंधित तथ्यों की चर्चा की और उम्मीद है अच्छा आप क्वेश्चन को देख पाएंगे और उसे सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।